हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उदित छाबड़ा। तो हम डिस्कस करेंगे आज सेट 5 हमारी जो एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट करी हुई है। ऑलरेडी मैं 4 वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ। आई होप आप सभी ने वो पुरानी वीडियोस भी देख ली होंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का सेट 5। ओके, सो इससे पहले ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे को चाहें तो इस पर फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। मैं आपकी सभी क्वेरीज का आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ द फंडामेंटल ड्यूटीज़ इज़ इन मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं संविधान में ऐड करी गई थी किस अमेंडमेंट के बाद। देखो, हम सब जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटी जो हैं ओरिजिनली हमारे संविधान का पार्ट नहीं थी, इनको ऐड किया गया था एक अमेंडमेंट के बाद। तो अब बात आती है कि कौन सी अमेंडमेंट के बाद इसको ऐड किया गया था। तो इसका आंसर है इट वॉज एडिड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, देखो हुआ क्या था। एक पहली बात तो हम आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का प्रावधान है ये हमने किस देश से लिया हुआ है, मतलब जो प्रोविज़न है इसका जो प्रिंसिपल है वो हमने किस कंट्री से लिया हुआ है। तो इसका आंसर है यूएसएसआर, दैट इज़ यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, और इसके अलावा एक ये भी चीज़ पूछ सकते हैं कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में ऐड किया गया। तो कौन सी कमेटी थी वो? स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये ऐड करी गई थी। और इनिशियली कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी। कितनी ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई थी। और वो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड करी गई थी वो 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड करी गई थी। पर टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो बात आती है कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी किस अमेंडमेंट के बाद ऐड करी गई थी। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये आप देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि एग्ज़ाम में पीपीएससी के एग्ज़ाम में पास्ट क्वेश्चंस में पूछा गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। जैसे मान लो उन्होंने कोई भी 4 ऑप्शन दे दी और उन्होंने बोल दिया कि ये 4 इनमें से बताओ कि कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है या कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। और इसमें आप देख रहे हो 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी, दिस इज़ योर 11th फंडामेंटल ड्यूटी। इसको ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद। कौन सी अमेंडमेंट के बाद? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 2002 में हुई थी। क्लियर? अच्छा, 86th अमेंडमेंट और किसके लिए जानी जाती है? 86th अमेंडमेंट जानी जाती है, इस अमेंडमेंट के थ्रू संविधान में आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, जो कि अब किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। और फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 21A है वो क्या बोलता है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान या प्रोविज़न। क्लियर और नॉट? अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको पॉइंट बताऊँगा। जो चीज़ अब आर्टिकल ए में है ना, जो चीज़ अब आर्टिकल ए में है वो पहले होती थी आर्टिकल नंबर 45 में। और 86th अमेंडमेंट ने क्या किया? जो चीज़ आर्टिकल 45 में लिखी गई थी, क्या लिखी गई थी कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी, उसको आर्टिकल 45 से उठा के कौन से आर्टिकल में इंक्लूड कर दिया गया? आर्टिकल 21A की फॉर्म में हमारे फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर दिया गया। क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। और आर्टिकल 45, एक चीज़ और बता दूं मैं आपको यहाँ पे कि आर्टिकल जो 45 है वो किससे रिलेट करता है? आर्टिकल 45 किस में आता है? आर्टिकल 45 आता है हमारी डीपीएसपीज़ में। किस पे आता है? आर्टिकल 45 हमारी डीपीएसपीज़ में आता है। क्लियर और नॉट? ठीक है, किस में आता है? डीपीएसपीज़ में। ठीक है। और आर्टिकल 45 आज की डेट में क्या बोल रहा है? आर्टिकल 45 बोलता है कि 6 साल तक के बच्चों के लिए, अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज जो बच्चे होंगे उनको हेल्थ और एजुकेशन, जो प्राइमरी हेल्थ और एजुकेशन है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको ये याद करनी है फंडामेंटल ड्यूटी सारी की सारी। CAG, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। CAG इज क्लोजली कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज ऑफ द पार्लियामेंट। CAG हम सब जानते हैं। पहली बात तो CAG के बारे में कुछ बातें हम यहाँ पे देखेंगे कि CAG को कौन अपॉइंट करता है। तो इनको अपॉइंट करा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो क्या बोलते हैं टेन्योर होता है वो कितना होता है? इनका टेन्योर होता है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है। अपॉइंट कौन करता है इन्हें? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और रेजिग्नेशन भी किसको जाता है? इनका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही जाता है। और इनको हटाया कैसे जाता है? इनको सेम वैसे हटाया जाता है। इनको
सेम वैसे हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है या फिर हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है, और वैसे ही किसको हटाया जाता है, जैसा मैं बोल रहा हूँ अभी सीएजी को भी सेम वैसे ही हटाया जाता है। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। और हटाने के लिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो सीएजी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, हाई कोर्ट का जज हो गया, इनको जब हटाया जाता है तो उसके लिए रीज़न क्या दिया जाता है? क्या रीज़न दिया जाता है, किसी को पता है कि क्या रीज़न दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए? तो ये चीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीएजी को रिमूव किया जाता है। और रिमूव करता कौन है? लोकसभा और राज्यसभा रिमूव करते हैं। लोकसभा और राज्यसभा रिमूव करते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम अभी। सीएजी के बारे में कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में आपने याद रखना है कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर्स होते हैं। उसमें से 15 मेंबर कहाँ से होते हैं? 15 मेंबर होते हैं हमारी लोकसभा से, और बचे कितने? बचे भाई 7 मेंबर। कितने मेंबर बचे? बच गए 7 मेंबर। 7 मेंबर कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। 7 कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से होते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। अच्छा, इसके अलावा और आपने कुछ बातें याद रखनी है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम क्या होता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है कि सरकार, देखो सरकार को जितना भी रेवेन्यू आता है या सरकार जितना भी इसके बाद खर्च करती है, तो उसकी सारी ऑडिटिंग कौन करता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है। और इस काम में सीएजी इनको क्या करता है? इनके साथ क्लोजली कनेक्ट रहता है। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड कौन होते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड कौन होते हैं? तो जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं लोकसभा में, आई रिपीट, लोकसभा में जो ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे वही क्या होते हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं। और अगर आपसे पूछते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को के चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है, तो कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है। कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। अच्छा, और इसके अलावा एस्टिमेट्स कमेटी भी देख लो। एस्टिमेट्स कमेटी का काम क्या होता है? देखो, जो भी सरकार, मतलब जो बजट वगैरह को जो एस्टिमेट करती होती है, ठीक है, वो कौन करती होती है? एस्टिमेट कमेटी। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? आपको याद रखना है, इसमें 30 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 30 मेंबर्स। और सारे के सारे कहाँ से होते हैं? सारे के सारे बेटा लोकसभा से होते हैं। कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। और एक क्वेश्चन, पंजाब पीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि ऑप्शन दी थी उन्होंने कि ट्विन कमेटीज किन्हें बोलते हैं? ट्विन कमेटीज किसे बोलते हैं? तो देखो, एक होगी आपकी एस्टिमेट कमेटी, एक होगी आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो इन दोनों कमेटीज़ को क्या बोला जाता है? इन दोनों कमेटीज़ को बोला जाता है ट्विन कमेटीज़। ये पीसीएस 2018 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, इसमें से कौन सी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज़। देखो, धर्म के आधार पे देखें, रिलीजियस जैसे मैं बात कर रहा हूँ, रिलीजन के आधार पे देखें तो इंडिया में कितनी मिनॉरिटीज़ हैं? 6 मिनॉरिटीज़ हैं। कितनी मिनॉरिटीज़ हैं? 6। कौन कौन सी? एक तो हो गया सिख, मुस्लिम्स, ठीक है, पारसीज हो गए। इसके अलावा जैन्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, है ना। और इसके अलावा एक और है, वो कौन सी है? क्रिश्चियंस भी क्या आ जाते हैं? माइनॉरिटीज़ में आ जाते हैं। तो धर्म के आधार पे 6 माइनॉरिटीज़ हैं। और धर्म के आधार पे माइनॉरिटीज़ बनाना किसका काम होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। किसका काम होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करती होती है स्टेट गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करती हैं भाई? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती हैं। क्लियर? Okay, let's move to our next question. The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the state fall under its which jurisdiction? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। जैसे कि मान लो कि सेंटर और स्टेट में कोई डिस्प्यूट आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाए, या फिर एक साइड कोई स्टेट है, दूसरी साइड कोई स्टेट है, इनके बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाए, तो इन सारे केसेस में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट होती है उनके पास क्या होती है? एक्सक्लूसिव या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उनके पास होती है कि ऐसे केसेस की जो सुनवाई होती है वो सिर्फ कहाँ पे होगी? सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। कहाँ पे होगी? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही होगी। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके,
और इसके अलावा एक ऑप्शन और देख सकते हो आप, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आर्टिकल कौन सा होता है 143। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का जो प्रिंसिपल है ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया हुआ है, तो इसका आंसर है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस प्रोविजन को बोरो किया हुआ है। क्लियर और नॉट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मेरे को एक आप बताओ कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के लिए आर्टिकल कौन सा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर्ड द अयोध्या इशू टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल। अयोध्या हम सब जानते हैं, अयोध्या बाबरी मस्जिद का सारा इशू हम सब जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 जो कि क्या बोलता है, अभी हमने पढ़ा, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, यानी कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, उनकी एडवाइस ले सकता है, तो यही क्या होता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सत्यमेव जयते हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच उपनिषद। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपने इसका आंसर याद रखना, मुंडका उपनिषद। कहाँ से किया हुआ है? मुंडका उपनिषद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द पंचायती राज सिस्टम हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड बाय। इस क्वेश्चन का बेटा सही आंसर क्या है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। देखो, थोड़ी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 73rd अमेंडमेंट की बात करें तो इस अमेंडमेंट के बाद पहली बात तो पंचायतों को क्या दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। क्या दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। और इसके अलावा अगर और बात बताऊँ मैं आपको, हमारे संविधान में एक नया शेड्यूल ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? एक नया शेड्यूल ऐड किया गया, और वो शेड्यूल कौन सा है? 11th शेड्यूल। और 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि इन 29 सब्जेक्ट्स पे 29 सब्जेक्ट्स जो हैं, इन पे कानून बनाना किसका काम होगा? इस पे कानून बनाना काम होगा हमारी जो पंचायतें हैं, मतलब आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गलत बोल गया। ये जो 29 सब्जेक्ट्स होंगे इन पे डेवलपमेंट काम करना किसका काम होगा? पंचायतों का काम होगा। किसका काम होगा? पंचायत का काम होगा। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, अब बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। 74th अमेंडमेंट ने कौन सा शेड्यूल ऐड किया बच्चों? 12th शेड्यूल ऐड किया। और ये किसके बारे में बात करता है? म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में। किसके बारे में? म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बात करता है ये आर्टिकल। ठीक है, सॉरी, ये शेड्यूल। क्लियर और नॉट क्लियर? और इसको ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट के बाद। 42nd अमेंडमेंट जो है इसके थ्रू क्या ऐड करी गई? अभी हमने पढ़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड करी गई, जो कि टोटल कितनी है? टोटल 11 हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए कौन सा आर्टिकल है संविधान में? आर्टिकल 51A। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A। और कौन सी कमेटी के बाद ऐड करी गई है? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ऐड करी गई। कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद? स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ये ऐड करी गई थी। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ऐड करी गई थी। ठीक है, और 61st अमेंडमेंट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 61st अमेंडमेंट क्या करती है। अच्छा, अगर इनमें से मान लो ये पूछते हैं कि बताओ कौन सी अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 42nd अमेंडमेंट को क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि ये बोला जाता है कि हमारे संविधान को काफ़ी हद तक, आधे से ज़्यादा संविधान को इसी अमेंडमेंट के बाद चेंज किया गया था। और ये किसके टाइम पे हुई थी? उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। क्लियर? ओके। अच्छा, ये कुछ कमेटीज़ हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है रिलेटेड टू पंचायत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी कमेटीज़, तो आपने सारी की सारी कमेटीज़ को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आपसे सिंपली पूछेंगे एग्जाम में कि बताओ इनमें से कौन सी कमेटी पंचायत से रिलेट करती है, तो ये सारी है। बलवंत राय मेहता कमेटी, सनातन कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, GV राव, LM सिंघवी कमेटी, ये सारी कमेटीज़ हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने एक कमेटी यहाँ पे मेंशन नहीं करी है, ज़रा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने कौन सी कमेटी यहाँ नहीं मेंशन करी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक बजट डिफीट हो जाता है हमारी लेजिस्लेचर में तो इससे क्या होगा, है ना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में जो है अगर बजट डिफीट हो जाता है, यानी कि बजट पास नहीं हो पाता, तो उसके बाद क्या होता है? देखो, पहली चीज़ तो अगर आपसे आर्टिकल पूछ लेते हैं, जैसे पिछली बार SI वगैरह के एग्जाम्स में आर्टिकल्स काफ़ी पूछे गए थे, तो जो स्टेट बजट का आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है? 202। और यूनियन बजट का जो आर्टिकल होता है वो केड़ा होता है? 112। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? C ऑप्शन, कि सारे के सारे मंत्रिमंडल को अलॉन्ग विद द CM क्या करना पड़ता है? रिज़ाइन करना पड़ता है। और अगर मान लो मैं यूनियन बजट की बात करूँ, वो पास नहीं हो रहा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलॉन्ग विद द PM उनको क्या करना पड़ेगा? रिज़ाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिज़ाइन। क्लियर? ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम इफेक्टिव फ्रॉम। देखो इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर मैं आपसे बात करूं क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी। हाँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 जनवरी 1950। इस डेट से संविधान को पूरे तरीके से क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, और अगर पूछते हैं अडॉप्ट कब किया गया था, तो इसका आंसर क्या है, अडॉप्ट कब किया गया था, अडॉप्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, अच्छा एक डेट और यहाँ पे आपने याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट डेट है, 24 नवंबर 1949। भाई इस डेट को क्या हुआ था, ये डेट पूछी गई थी पिछली बार सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में। तो इस डेट को क्या हुआ था, संविधान के बेटा फाइनल ड्राफ्ट पे, किस पे, संविधान के फाइनल ड्राफ्ट पे सिग्नेचर किए गए थे। क्या किए गए थे, सिग्नेचर। और संविधान के फाइनल ड्राफ्ट पे कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे अपने, ये भी याद रखना है, 284 मेंबर्स आउट ऑफ 299 मेंबर्स। जिसमें कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी। कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय। सिंपल क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे, इसको प्रिपेयर किया गया था पंडित नेहरू जी के द्वारा। और एक्स्ट्रा चीज़ अगर हम देखें तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि 13 दिसंबर 1946 को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था। और उसके बाद 22 जनवरी 1947, यानी कि हम अगले साल में आ गए ना अभी, इस डेट को क्या किया गया था, 22 जनवरी 1947 को प्रेम्बल को अडॉप्ट किया गया था। क्लियर। अच्छा अगर पूछते हैं कि प्रेम्बल के लिए कौन सी अमेंडमेंट थी, तो आज तक एक ही अमेंडमेंट हुई है प्रेम्बल की, अमेंडमेंट प्रेम्बल के लिए, वो कौन सी है, 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया इसको पिछले क्वेश्चन में। क्लियर, ओके। और इसमें अच्छा इस अमेंडमेंट के बाद कौन से नए वर्ड्स ऐड किए गए थे, तो ये भी आप जान लो। वर्ड्स ऐड किए गए थे, एक तो बेटा सेक्युलर वर्ड ऐड किया गया था, सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था। ठीक है, और कौन सा वर्ड ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया था। कौन सा वर्ड ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है जी, ओके। ये प्रेम्बल यहाँ पे है, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके। हाँ, इसकी जो PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है GS विद उदित सर। जो हमारे YouTube चैनल का नाम है वही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी है। सर्च करो, आपको मिल जाएगा। इसमें अभी 500 प्लस जो हैं 500 प्लस लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है मेरे इस ग्रुप को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इज नोन एज द पावर ऑफ। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, एनी गेसेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर, इसको बोलते हैं बेटा जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं इसे, जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म क्लोजर इन द पार्लियामेंट्री टर्मिनोलॉजी इम्प्लाइज। क्या इम्प्लाई करता है ये, यानी कि देखो क्या होता है, मोशन बेसिकली। देखो एक यहाँ पे मैं टर्म डिस्कस करूँगा, मोशन क्या होता है कि जब एक मुद्दे पे, एक सेकंड इसको दोबारा रखना पड़ेगा, जब एक मुद्दे पे काफ़ी देर तक डिस्कशन हो रही है, काफ़ी हद तक डिबेट हो रही है, और वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो खिंचता ही जा रहा है, तो एक MP खड़ा होगा और वो एक मोशन मतलब पेश करेगा कि बेटा कि भैया बहुत हो गई डिस्कशन, इस मुद्दे पे हमने बहुत डिस्कशन कर ली, बहुत बहस कर ली, अब इसको बंद करो, इस डिस्कशन को बंद करो और इस पे क्या करो, वोट करो, इस पे क्या करो, वोट करो। ठीक है, तो उसके लिए क्या पेश किया जाता है, एक मोशन पेश किया जाता है। और जब इस तरीके से मोशन पेश करके कोई डिबेट को बंद कराया जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं क्लोजर मोशन। क्या बोलते हैं, क्लोजर मोशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, स्टॉपेज ऑफ अ डिबेट ऑन अ मोशन। यही बताया ना मैंने आपको कि एक टॉपिक पे डिस्कशन हो ही जा रही है, उस डिस्कशन को बंद करवाने के लिए ही मोशन आता है, और उस मोशन को क्या बोलते हैं, क्लोजर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोजर मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो EVS का क्वेश्चन आ गया भाई। EVS भी एग्जाम में पूछी जाती है, 5-6 क्वेश्चन आए थे पिछली बार नायब तहसीलदार के एग्जाम में। तो और मैंने बताया आपको UPSC के क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं।
क्वेश्चन है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग इनमें से क्या एस्टैब्लिश किया गया था? तो इसका सही आंसर आपने यहाँ रखना है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। क्या आंसर है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। इस बार यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? और मैंने आपको बताया क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है ना, तो इसको आपने एज इट इज याद कर लेना है। ठीक है। वट विच डज नॉट पास इट हुड, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश मिस्टेक है, विच नहीं आना था, यहाँ पे हु आना था। ठीक है। हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखो, लोकसभा के एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। राज्यसभा के एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पर ये दो पार्टिसिपेट नहीं करते। अच्छा एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में ना दो फिर अब आपको याद रख लेनी है, एक सी और डी। ठीक है, सी और डी दोनों ही। ठीक है, इसको आप ऐसे मान लेते हैं ना कि ये एक इंडिविजुअल हमें टिक नहीं करना, हमें बस ये देखना है कि चार में से कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कौन पार्टिसिपेट नहीं करते? असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं यानी कि एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं उनके मेंबर्स भी पार्टिसिपेट इसमें नहीं करते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर आपसे पूछता हूँ कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट कौन कौन करता है, तो लोकसभा के एमपीज वोट करते हैं, जो कि टोटल कितने होते हैं? 543 होते हैं। राज्यसभा के एमपीज पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि वैसे तो कितने होते हैं? 245 होते हैं। कितने होते हैं? 245। पर इनमें से कितने लोग हैं जो सिर्फ जो वोट करते हैं वो होते हैं 233। कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? 233 होते हैं। कितने होते हैं? 230, जस्ट अ मिनट, 543, एक सेकेंड, 543 हो गए लोकसभा के, 233 हो गए राज्यसभा के, और इसके अलावा एमएलएज होते हैं। कौन होते हैं? एमएलए। 28 स्टेट्स के एमएलएज और 3 यूटीज के एमएलए। कितनी यूटीज के एमएलए? 3 यूटीज के एमएलए। और कौन कौन सी 3 यूटीज? दिल्ली होगी, पुडुचेरी होगी, दिल्ली होगी, पुडुचेरी होगी, और साथ में जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए हैं इनको किस अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करने का अधिकार मिला था? क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोक्लेम दैट इंडिया इज व्हाट? इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर जो वर्ड है, अगर आपसे पूछें कितनी बारी मेंशन किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो सिर्फ एक बारी। और एक बारी कहाँ मेंशन किया है? प्रेम्बल में मेंशन किया है। कहाँ मेंशन किया गया? प्रेम्बल। सिंपल क्वेश्चन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू राज्यसभा। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, जो कि इसको क्या बनाता है? एक परमानेंट हाउस बनाता है। कौन सा हाउस बनाता है? परमानेंट हाउस। और आर्टिकल कौन सा होता है राज्यसभा की कॉम्पोजिशन के लिए? आर्टिकल नंबर 80 बात करता है राज्यसभा की कॉम्पोजिशन। अच्छा, पंजाब में राज्यसभा के मेंबर्स कितने हैं? 7 मेंबर्स हैं। और सबसे ज़्यादा मेंबर्स कहाँ पे है राज्यसभा की? भारत की किस स्टेट में है? 31 हैं। और ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। लेट मी राइट इट हेयर। कहाँ पे है जी? उत्तर प्रदेश, यूपी में है। क्लियर और नॉट क्लियर? ओके। ये तो देखो लिखा हुआ है इट इज़ अ परमानेंट हाउस, कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ये उसको क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। मनी बिल को ही क्या कर सकते हैं? सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, वो भी कितने दिनों के लिए? 14 दिनों के लिए। ठीक है, ओके। और इन टाइम के दौरान ये उसको अमेंड भी नहीं कर सकते मनी बिल को, सिर्फ क्या कर सकते हैं? डिस्कस करके अपनी सजेशन दे सकते हैं वो। क्लियर? ओके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है वो जब आया था तो उस टाइम पे भारत के चीफ जस्टिस कौन थे? तो उस टाइम पे भारत के चीफ जस्टिस कौन थे? वेरी बेसिक क्वेश्चन, मतलब बहुत बारी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या है? चीफ जस्टिस पीएन भगवती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इन द 18th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो 8वां शेड्यूल है ना, वो किससे रिलेट करता है? 8वां शेड्यूल जो है वो रिलेट करता होता है लैंग्वेजेस से। किससे रिलेट करता है? लैंग्वेजेस से रिलेट करता है। और उसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22। ओरिजिनली जब संविधान लागू किया गया था तब कितनी थी? 14 थी। कितनी थी? 14। अब बढ़ के कितनी हो चुकी हैं? बढ़ के कितनी हो चुकी हैं? 22 हो चुकी हैं। यानी कि कितनी ऐड करी गई हैं? 8 ऐड करी गई है ना। तो टाइम टू टाइम अलग अलग अमेंडमेंट के बाद सारी लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है। तो इसको भी एक बार रिवाइज कर ही लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ कि टाइम लग रहा है, बस इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, बट ये भी तो देखो ना कि आपके कितने कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, कितनी अच्छी रिवीजन हो रही है आपकी यहाँ पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 22 लैंग्वेजेस है ना, तो 22 में से 14 तो ओरिजिनली ही थी। 15वीं भाषा ऐड करी गई, वो कौन सी है? सिंधी। कौन सी है? सिंधी भाषा ऐड करी गई थी।
ठीक है। और किस अमेंडमेंट के बाद ऐड करी गई थी? 21st अमेंडमेंट के बाद। कौन सी अमेंडमेंट के बाद? 21st अमेंडमेंट के बाद ऐड करी गई थी, ठीक है। और इनमें से कौन सी लैंग्वेज है जो नहीं पाई जाती हमारे 8वें शेड्यूल में? तो इसका सही आंसर है नेपाली भी पाई जाती है, सिंधी ऐड करी गई थी अभी मैंने आपको बताया 15th अमेंडमेंट के बाद, कश्मीरी भी होती है, कौन सी नहीं होती? इंग्लिश नहीं होती। कौन सी नहीं होती? इंग्लिश नहीं होती। क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा 16, 17, 18 ये कौन सी हैं? नेपाली, ठीक है। मणिपुरी, कौन सी? मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी जी? कोंकणी। ये ऐड करी गई थी, ये सारी ऐड करी गई थी किस अमेंडमेंट के बाद? एनी गेसेस? इसको ऐड किया गया था, आपने याद रखना है, 71st अमेंडमेंट के बाद। कौन सी अमेंडमेंट के बाद? 71st अमेंडमेंट के बाद। बच गई 19, 20, 21, 22। ये कौन सी है? ये भी देख ही लो। तो ये कौन सी है? एक है बोडो, डोगरी, मैथिली, MAITHALI, और एक है संथाली। कौन सी है? संथाली है। क्लियर और नॉट क्लियर? और ये 4 ऐड करी गई थी किस अमेंडमेंट के बाद? ये 4 ऐड करी गई थी बेटा, ये ऐड करी गई थी 92nd अमेंडमेंट के बाद, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद ऐड करी गई थी। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। 356 आर्टिकल जो है क्या लगा रहा है यहाँ पे? ये प्रेसिडेंट को प्रोक्लेम कर रहा है कि वो एक एमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, स्टेट एमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं ना। अब ये स्टेट एमरजेंसी को और क्या बोला जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। क्लियर? आर्टिकल 352 ये क्या बताता है? ये बात करता है किसके बारे में? नेशनल इमरजेंसी के बारे में। किस इमरजेंसी के बारे में? नेशनल इमरजेंसी के बारे में। और अगर हम देखें जो 360 होती है, 360 अमेंडमेंट, सॉरी 360 आर्टिकल जो है वो किसके बारे में बात करता है? तो वो बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। किसके बारे में? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। अच्छा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेशनल इमरजेंसी, जब 3rd नेशनल इमरजेंसी लगी थी जो इंदिरा गांधी जी ने लगवाई थी, उससे रिलेटेड एक फेमस केस है, बहुत एक फेमस केस है जिसने इंदिरा गांधी जी को मजबूर किया था कि वो क्या लगाएं? एमरजेंसी लगाएं। आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि वो कौन सा केस था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए हम। ये भी एक ईवीएस का क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। तो देखो पिक्चर से आपको आइडिया हो गया होगा, गोल्डन गोल्डन दिख रहा है ना, ये फिश जो है गोल्डन कलर की दिख रही है, तो इसको सही आंसर क्या है? गोल्डन महासीर, इसका सही आंसर है, ठीक है। तो हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए आज, 2 क्वेश्चन ईवीएस के और 18 क्वेश्चन पॉलिटी के। आई होप कि आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हुई होगी, ठीक है। अगर आपको ये मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी तो पता लगे ना कि हम यहाँ पे कितना अच्छा कंटेंट उनको दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा अगर आपकी कोई भी और डिमांड है किसी टॉपिक को लेकर तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। दिस इज उदित साइनिंग ऑफ।